फैन का ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता, और जब ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता तो वो सामने से हट जाती हैं और जू फैन का मून व्हील सिर्फ मास्टर के चेहरे पर लगता है, जिससे एक जरा सा छोटा सा कट लगता है। जू फैन मास्टर जू की बॉडी आर्मर की तरफ देखता है तो एक सेकंड लेवल का मैजिकल वेपन होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जू फैन कहता है अब तो इनके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है, इसका मतलब मेरा ब्लडी बेबी जहाँ पर काम नहीं आएगा। अब तो सिर्फ मुझे अपने मून व्हील पर ही भरोसा करना होगा, मैं उसी से सिर्फ फाइट कर सकता हूँ। क्योंकि मास्टर जू भी वहाँ पर हैरान होकर खड़े होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो अपनी की गैदरिंग रॉम की 5th स्टेज पर है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर मेरे पास ये प्रोटेक्शन शील्ड नहीं होती तो इस लड़के के इस मून व्हील ने इसने तो मेरा गला ही काट देना था। क्या ये लड़का वाकई में एक इंसान है या फिर एक मॉन्स्टर है? मैं बोन फॉर्जिंग रॉम की पीक पर हूँ और एक मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी इस लड़के ने मुझ पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है कि मुझे डर महसूस हो रहा है। अगर आज मैं इस लड़के को नहीं हरा पाया तो ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात होगी। मास्टर जू कहते हैं मुझे फिर से इस पर अटैक करना होगा, मुझे इसे हराना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त जू फैन फिर से आगे बढ़ जाता है और पहले उन पर अटैक कर देता है। जू फैन आगे बढ़ते हुए अपने मून व्हील को अपने हाथ से छोड़ देता है और उन पर अटैक करता है। मास्टर जू जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करते हैं और जू फैन के मून व्हील को डॉज करते हैं, जिससे वो उड़ता हुआ वापस फिर से जू फैन के पास ही आ जाता है। मास्टर जू कहते हैं फिलहाल तो इसके पास मून व्हील है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसी से बचना होगा, मुझे इसके मून व्हील पर ही फोकस करना होगा। लेकिन साथ ही जू फैन फिर से उन पर अटैक करता है और कहता है ये तो सिर्फ 10 मूव्स हैं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जू फैन बार बार मास्टर जू पर अटैक करता है। मास्टर जू भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था यहाँ पर मैं इससे फाइट करके जीतने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लड़का मुझसे जीत रहा है। थोड़ी देर के बाद मास्टर जू के छोटे बेटे को भी होश आ जाती है और वो उठकर बैठ जाता है क्योंकि वो बेवकूफ है। वो अपने डैड से कहता है डैड इसको मत छोड़ना, और वो चिल्लाते हुए जू फैन से कहता है मेरे डैड ने कहा था कि तुम्हें 10 मूव्स में बचना है, लेकिन तुम तो 10 मूव्स से इन पर अटैक कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि इन पर अटैक करो? जबकि मास्टर जू सोच रहे होते हैं मेरा ये बेटा तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। साथ ही वो कहते हैं जब तुम बेवकूफ हो तो तुम्हें बात करने की क्या जरूरत है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें उसके हाथ में ये बड़ा सा मून व्हील दिखाई नहीं देता? उसका वेपन बहुत ज्यादा शार्प है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप उसके हाथों से मारा जाए? लेकिन साथ ही वो पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है फादर आप कर सकते हैं, आगे बढ़े और इसको मार डालें। जू फैन बड़ी स्पीड के साथ फिर से मास्टर जू पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जू पीछे की तरफ हट जाते हैं और उसे डॉज कर लेते हैं। मास्टर जू अभी तक सिर्फ उसे डॉज ही कर रहे हैं और वो अभी तक जू फैन पर एक भी अटैक नहीं कर पाए। जू फैन पीछे की तरफ हटता है और फिर से आगे बढ़ता है और इस बार वो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करता है। वो सामने की तरफ 3 शैडोज बना लेता है। मास्टर जू देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मास्टर जू को इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि सामने 3 क्लोन्स में से असली वाला जू फैन कौन है, लेकिन असली वाला जू फैन मास्टर जू के पीछे होता है। वो पीछे से मास्टर जू से कहता है तुम किसे ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ पर हूँ। लेकिन वो मास्टर जू पर अटैक नहीं करता, बस उन्हें इतना ही कहता है तुम हार चुके हो। और साथ ही जू फैन इस शैडो मूव के बारे में उनको बताता है कि इसका नाम लॉस्ट फैंटम स्टेप है और ये एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट टेक्निक है, लो ग्रेड की, लेकिन इसे ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। मास्टर जू फैन से कहते हैं ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, जबकि उनका बेटा चिल्लाकर कहता है डैड ऐसे कैसे हो सकता है, आप हार कैसे मान सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको इस लड़के पर तरस आ गया है, इसीलिए आपने इसको बख्श दिया है और इसे जान से नहीं मारा। उसके फादर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि जू फैन भी उसे कहता है हाँ तुम्हारे डैड बिल्कुल बहुत ज्यादा रहमदिल है, इन्होंने मेरे ऊपर जरा भी अपनी पावर्स को यूज नहीं किया। मुझे इनके किसी भी अटैक में ऐसा नहीं लगा कि ये वाकई में मुझे मारना चाहते हैं। वो लड़का जू फैन की बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है अब तो तुमने खुद भी मान लिया कि मेरे डैड ने तुम पर एहसान किया है जो तुम्हें जान से नहीं मारा। जू फैन उसे कहता है हाँ ये बात सच है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मारने की भावना के साथ मुझ पर अटैक नहीं किया, लेकिन अगर वो इस भावना के साथ मेरे पर अटैक करते तो मैं तुम्हें बता दूं अब तक तुम्हारे डैड का सर कट चुका होता। वो लड़का जू फैन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मास्टर जू फैन से कहते हैं आज से पहले मैं तुम्हारे जैसे लड़के से कभी नहीं मिला, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और भरोसे के लायक भी हो। ठीक है मैं जाओनिंग को तुम्हारे साथ छोड़ देता हूँ, फ्यूचर में तुम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और कभी भी इसे नुकसान मत पहुँचने देना। जू फैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसकी बात का मतलब क्या है? इस बात का क्या मतलब है कि ये इस लड़की को मुझे सौंप रहा है? मास्टर जू आगे बढ़ते हैं और जाकर जाओनिंग को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जी लो और कभी भी वापस मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। जाओनिंग और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है फादर लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जू फैन फादर का लफ्ज सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो क्या ये भी जू फैमिली का हिस्सा है? ये इसकी तीसरी बेटी है। जू फैन जाओनिंग से कहता है तो इसका मतलब तुम्हारा नाम जाओनिंग नहीं बल्कि जूनिंग है। मास्टर जू आगे बढ़ते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अब जबकि तुमने कह दिया है कि ये तुम्हारी है तो अब ये तुम्हारी है, तुम इसे सेफ रखना। मैं इसे तुम्हें सौंपकर यहाँ से जा रहा हूँ, अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक किया है तो फिर मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जू फैन मास्टर जू से कहता है आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम मुझे अपनी बेटी सौंपकर ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए, हमारी तो बस एक डील हुई है। जबकि जाओनिंग अभी भी वहाँ पर खड़ी रो रही होती है। जू फैन सोच
सोच रहा होता है मैंने इस लड़की को बहुत ज्यादा हर्ट किया है क्योंकि मैंने इसकी फैमिली को मारने की कोशिश की। पहले इसके भाई को मारा, फिर इसके दूसरे भाई को मारा, फिर इसके डैड के साथ फाइट की। इसीलिए तो मैं भी सोचूं कि जब भी मैं किसी को मारने वाला होता था ये मुझे बार बार रोक क्यों देती थी कि इसे मत मारना। ये लड़की तो वाकई में मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने वाली है। मास्टर जू अपने बेटे से कहते हैं चलो वापस चलें। उनका बेटा उनसे कहता है डैड अगर हम जाओ निंग को अपने साथ वापस नहीं लेकर जाते तो हम लोग जोमिंग वैली वालों को जाकर क्या जवाब देंगे। मास्टर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मेरे पास एक तरीका है, हम उन्हें जरूर जवाब देंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।